भला आदमी और बुरा आदमी भाग दो। भले आदमी और इर्शाद पुरुष की कहानी है अलिफ लैला की। एक दिन वो अपने सरदारों के साथ कहीं जा रहा था। कुछ दूरी पर उसे अपना पुराना शत्रु दिखाई दिया। नए बादशाह ने अपने मंत्री से चुपके से कहा कि उस आदमी को सहजतापूर्वक मेरे पास ले आओ ताकि वो भयभीत न हो। बादशाह ने उससे कहा, मेरे मित्र, तुम्हें इतने दिनों बाद देखकर प्रसन्न हुआ हूँ। तुमने मुझे पहचाना? वो दुष्ट उसे पहचान कर थर थर कांपने लगा, किंतु बादशाह तो संत पुरुष ही था। उसने उसे 1000 असरफियाँ और कीमती कपड़ों की 20 गांठें भेंट में देकर उसे सुरक्षा पूर्वक उसके घर पहुंचा दिया। मैंने अपनी कहानी पूरी करके जिन्न से कहा कि उस नेक बादशाह ने तो अपने जानी दुश्मन के साथ ये सलूक किया और तुम मुझ पर तनिक भी दया नहीं करते, किंतु मेरी अनुनय का उस पर कोई प्रभाव न हुआ। उसने कहा, मैं तुझे जान से नहीं मार रहा हूँ, लेकिन दंड दिए बगैर नहीं छोड़ूंगा। अब मेरा जादू का खेल देख। ये कहकर उसने मुझे पकड़ा और मुझे लेकर आकाश में इतना ऊंचा उड़ गया कि वहाँ से पृथ्वी एक बादल के टुकड़े जैसी लगती थी। फिर एक क्षण ही में मुझे एक ऊंचे पर्वत के शिखर पर ले गया। वहाँ उसने एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर उस पर कोई मंत्र पढ़ा और बंदर हो जा कहकर वो मिट्टी मेरे ऊपर छिड़क दी और गायब हो गया। मैं अपने को बंदर के रूप में पाकर अत्यंत दुखित हुआ। मुझे ये भी मालूम न था कि मैं कहाँ हूँ और वहाँ से मेरा देश किस दिशा में और कितनी दूर है। खैर, मैं धीरे धीरे पहाड़ से उतरकर मैदान में आया और वहाँ भी मैंने सारा प्रदेश निर्जन देखा। अटकल से एक ओर को चलने लगा। 1 मास के अंत में मैं समुद्र तट पर पहुँच गया। समुद्र बिल्कुल शांत था और तट से कुछ दूरी पर एक जहाज लंगर डाले था। मैंने जहाज पर जाना ही उचित समझा। किनारे के एक पेड़ से 2 टहनियाँ तोड़ी और उन्हीं के सहारे तैरता हुआ जहाज पर पहुंच गया। जहाज की रस्सी के सहारे मैं जहाज के अंदर पहुंच गया। जहाज में सवार लोग मुझे देखकर बड़े आश्चर्य में पड़े कि जहाज में बंदर कैसे आ गया। वे लोग मेरे आगमन को अपशकुन समझे और मेरा वध करने की बात करने लगे। एक ने कहा, अभी लठ लाकर इसका सर फोड़ देता हूँ। दूसरे ने कहा, नहीं, ये ऐसे नहीं मरेगा, मैं अभी तीर छोड़कर इसका अंत कर देता हूँ। तीसरे ने कहा, मुझे समुद्र में डुबो देने की सलाह दी। मैं उन्हें कैसे बताता कि मैं कौन हूँ। जान बचाकर इधर उधर भागने लगा। अंत में सब ओर से निराश होकर जहाज के कप्तान के पास गया और उसके पांवों पर लौटने लगा। मैंने उसका दामन पकड़ लिया और आंखों से आंसू भरकर चिचियाने लगा, जैसे उसे प्राण रक्षा की भीख मांग रहा हूँ। उसे मुझ पर दया आई और उसने मेरे त्रासदाताओं को डांट कर भगा दिया और कठोर चेतावनी दी कि इस बंदर को न तो कोई कुछ दुख देगा और न कोई इसके साथ छेड़छाड़ करेगा। उसने मुझे ऐसी सुरक्षा प्रदान की कि मुझे जहाज पर कोई दुख न हुआ। मैं यद्यपि बोल नहीं पाता था तथा समझता तो सब कुछ था और उसकी बातें समझकर ऐसे संकेत करता था कि उसका बड़ा मनोरंजन होता था। धीरे धीरे जहाज पर सवार सभी लोग मुझ पर कृपालु हो गए और मुझे प्यार करने लगे। 50 दिन की यात्रा के बाद जहाज एक बड़े व्यापार केंद्र में पहुंचा। ये बहुत बड़ा नगर था। उसमें बड़े बड़े मकान थे। मल्लाहों ने जहाज को बंदरगाह में ठहराया। कुछ समय में ही नगर के बड़े बड़े व्यापारी जहाज को देखकर व्यापार की आशा में उस पर पहुंच गए। जहाज पर उनके कई मित्र व्यापारी थे। ये मित्र आपस की बातें करने लगे और यात्रा का हाल कहने सुनने लगे, क्योंकि जहाज बहुत से देशों से घूमता हुआ आया था। नगर के व्यापारियों में कई ऐसे भी थे जो वहाँ के ऐश्वर्यवान बादशाह के दरबार में आते जाते थे। उन्होंने कहा कि हमारा बादशाह तुम्हारे जहाज के यहाँ आने से बड़ा प्रसन्न हुआ है। इसका कारण ये है कि उसे आशा है कि तुम लोगों में कोई सुलेखक भी होगा। बात यह है कि हमारा मंत्री हाल ही में मर गया है। वो अत्यंत निपुण सुलेख करता था। बादशाह गुणियों का बड़ा सम्मान करता है और चाहता है कि उस मंत्री जैसा सुलेखक उसे मिले।
इसी चिंता में वो हमेशा रहता, इसलिए उसने ये कागज़ भेजा है जिस पर सुलेखन के लिए रेखाएं खींची हैं। बादशाह चाहता है कि अगर कोई आदमी तुम में से काफ़ी पढ़ा लिखा हो तो वो इस पर कुछ इबारत लिखे। उसने कसम खाई है कि वो उसी व्यक्ति को दिवंगत मंत्री का पद देगा जो उसकी भांति सुलेखन कर सकेगा, और अभी तक बहुत ढूंढने पर भी उसे अपने देश में कोई ऐसा गुणी व्यक्ति नहीं पाया। ये सुनकर मैंने बादशाह के सरदार के हाथ से झपट कर वो कागज़ ले लिया। इस पर जहाज के सभी लोग, विशेषतः पढ़े लिखे व्यापारी, चीख पुकार करने लगे कि ये बंदर अभी इस कागज़ को चीर फाड़ कर समुद्र में फेंक देगा। किंतु जब उन्होंने देखा कि मैंने कागज़ बड़े ढंग से पकड़ा है और सब चुप होकर देखने लगे, मैंने संकेत से कहा कि मैं इस पर लेखन कर सकता हूँ। उन लोगों को मेरी बात पर क्या विश्वास होता, और सब प्रयत्न करने लगे कि मुझे पकड़कर मेरे हाथ से कागज़ ले लें, किंतु जहाज़ के कप्तान ने उन्हें रोका और कहा, हमें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अगर इसने कागज़ को खराब किया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसे कड़ा दंड दूंगा। अगर उसने लिख लिया तो मैं अपने पुत्र की भांति इसे रखूँगा। मुझे मालूम है कि यह कागज़ को खराब नहीं करेगा। मैंने बराबर देखा है कि दूसरे बंदरों जैसा नहीं है, अपितु अत्यंत बुद्धिमान है। कप्तान की इस बात पर सब लोग रुक गए और मैंने कलम लेकर 4 कविता पंक्तियाँ लिखीं, सुंदर ढंग से लिखीं, जैसे कोई व्यापारी या अन्य नागरिक न लिख पाता। सरदार मेरा लिखा कागज़ बादशाह के पास ले गया। बादशाह ने मेरे सुलेख को भी पसंद किया और मेरी कविता को भी। उसने सरदारों से कहा कि एक भारी खिलकत यानी सम्मान परिधान ले आओ और उस आदमी को पहनाओ जिसने ये लिखा है, और एक बढ़िया घोड़ा भी घोड़साल से ले आओ और उसे सम्मान पूर्वक सवार कराकर यहाँ ले आओ। सरदार ये आज्ञा सुनकर हंस पड़ा। बादशाह को बड़ा क्रोध आया। उसने कड़क कर कहा, ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें दंड का भय नहीं है? सरदार हाथ जोड़कर बोला, महाराज क्षमा करें, ये लेख किसी मनुष्य ने नहीं लिखा, एक बंदर ने इसे लिखा है। बादशाह ने कहा, क्या बक रहे हो, बंदर भी कहीं लिखता है? सरदार ने अपने साथियों की ओर देखा। उन्होंने भी हाथ जोड़कर कहा, जापना, हम सब ने अपनी आंखों से देखा है कि इस कागज़ पर एक बंदर ही ने लिखा है। बादशाह का आश्चर्य और बढ़ा और उसने आज्ञा दी, मैंने ऐसा बंदर देखा क्या, सुना भी नहीं था। तुम लोग फौरन जाओ और उस बंदर को सम्मान पूर्वक सवार करा कर ले आओ। चुनाचे सरदार और राजसेवक फिर जहाज पर गए और कप्तान को उन्होंने राजा की आज्ञा सुनाई। कप्तान मुझे भेजने को सहर्ष तैयार हो गया। उसने मुझे जरी के वस्त्र पहनाए और किनारे पर ले आया। दोस्तों, इसका अगला भाग 3 में आएगा। कृपया आप लोग हमें सब्सक्राइब और लाइक करें, हमें आगे बढ़ाएं। आपको बहुत धन्यवाद।